हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बारी है मिरर ऑफ कॉमनर की और इसमें हम उपस्थित हुए हैं कंजंक्शन के दूसरे पोर्शन के साथ। 3 चैप्टर की समाप्ति के बाद हमने चौथे चैप्टर के तौर पर कंजंक्शन की शुरुआत की, जिसके शुरुआती 13 क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए और कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस भी रखा गया। उम्मीद है कि वो एपिसोड आपको पसंद आया होगा और कंजंक्शन के बहुत सारे नॉर्म्स आपको सीखने के लिए मिले होंगे। आज हम यहाँ पर 14वें क्वेश्चन से 26वें क्वेश्चन तक का डिस्कशन करेंगे, तो आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हुए। मिलते हैं म्यूजिक के बाद। आइए आज सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए 13 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आपने पिछले दिन कंजंक्शन के पहले एपिसोड में बताए गए ग्रामेटिकल नॉर्म्स को पढ़ा है, तो आज बेहतर करने की उम्मीद है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो पिछले नॉर्म्स पर आधारित होंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आंसर गलत हो जाता है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ पर उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को रखेंगे जरूर। आपको अगर लगे कि ये जरूरी है तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपका मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे इस 13 क्वेश्चन के सफर पर चलने के लिए। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि धैर्य रखिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा, और अगर लगे कि समय कम पड़ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझ बूझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला सवाल रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और मुझे लगता है कि इस सवाल का आपने सफलतापूर्वक आंसर किया होगा, क्योंकि ये पिछले दिन ही बताए गए कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिए, सवाल की शुरुआत हुई है स्कार्सली से, और मैंने कहा था कि हार्डली स्कार्सली से जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन एक ग्रामेटिकल नॉर्म्स कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को बाहर लाते हैं। इन्वर्जन 2 प्रकार का होता है, मतलब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा करना। तो हमारा जो परंपरागत स्टाइल है सेंटेंस बनाने का, उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन इन्वर्जन वैसी प्रक्रिया है जहां पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी दोनों को हम बाहर ले आते हैं, और ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इन्वर्जन। 2 प्रकार का होता है, पार्शियल एंड कंप्लीट। इस पर हम आगे जब कभी चैप्टर में उस सेशन को पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्कार्सली के साथ मैंने कहा था कि इन्वर्जन का प्रयोग होता है, किया हुआ है, और मैंने एक पेयर आपके सामने रखा था, कहा था कि अगर सेंटेंस में हार्डली आए या स्कार्सली आए तो उसके साथ जो परफेक्ट पेयर है वो या तो है व्हेन का या है बिफोर का। अब देखिए कि आगे जब हम देखते हैं तो यहां पर व्हेन लगा हुआ है, कह रहा है हार्डली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। तो यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए इस सवाल का जवाब है नो एरर, और ऑप्शन जो है वो इसका है ई। चलिए अगला सवाल रखेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और ये सवाल भी बहुत आसान है। कह रहा आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। अब देखिए कि इफ के साथ और नॉट का पेयर कभी अप्लाई नहीं किया जाता है। इफ के साथ और नॉट, ये जो और नॉट का पेयर है ये वेदर के साथ यूज होता है,
वेदर के साथ जो परफेक्ट पेयर है वो और नॉट का होता है, तो यहां पर इफ का प्रयोग करना गलत है। इसको हटा करके इसकी जगह पर हम वेदर का इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द मेंबर, और तब जाकर के सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि वेदर के साथ और नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस सवाल का भी समय समाप्त हुआ और बहुत ही आसान है। देखिए मैंने बताया था, कह रहा है मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रेवरेंड एज। अब देखिए मैंने पिछले दिन जो जानकारी आपके सामने रखी थी उसमें मैंने कहा था कि सो और एज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। और फिर मैंने कहा था कि एज का प्रयोग जो है वो एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों के लिए करते हैं। तो अब यहां पर कह रहा है कि मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो, नहीं, यहां पर क्या हो जाना चाहिए? एज, और तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। यहां से हम सो हटा करके एज करेंगे तो ये सवाल जो दिया हुआ है उसकी त्रुटि समाप्त हो जाएगी और इसका जवाब हो जाएगा आंसर सी। सही जवाब क्या होगा? सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखिए क्या कह रहा है, और ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है, तो मुझे लगता है कि प्रोनाउन चैप्टर में मैंने इस पर विशेष करके चर्चा की है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रोनाउन चैप्टर को प्लेलिस्ट में पीछे जाकर के देखिए। इसका ऑलरेडी मिरर ऑफ कॉमन एड के सॉल्यूशन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वीडियो जोड़े गए हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है और CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। और मैंने शुरू भी किया है इस टाइम पर इसके एक्सप्लेनेशन को रखना, क्योंकि अगर मान लो ठीक है आप कहीं पर पढ़ रहे हो तो पढ़ने में 6 महीने 7 महीने का समय लगेगा और वो प्रक्रिया धीमी होती है, टीचर अचानक से आपको बताएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि एक कंप्लीट जो क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करो, साथ में हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहे हैं कि ये कौन सा नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ऐसा किया गया है। तो आप उसको ध्यान में रख करके उस पर आधारित सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बना सकते हो। और यहां जो सवाल है देखिए, कह रहा है कि दिस इज नॉट सच मेजर प्रॉब्लम व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद अ लिटिल एफर्ट, नो एरर है यहां पर ऑप्शन नंबर 5। अब देखिए मैंने आपको पिछले दिन जानकारी दी थी कि सच के बाद अगर कोई नाउन इस्तेमाल हो और उस नाउन को क्वालिफाई करना हो तो आगे विच और दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम एज का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा कि सच के बाद अगर कोई नाउन, मेजर प्रॉब्लम एज कैन नॉट बी सॉल्व्ड, और इसी प्रॉब्लम के बारे में आगे जानकारी दी जा रही है। तो जब उस नाउन को क्वालिफाई करना हो तो आगे हम एज का प्रयोग करते हैं, विच और दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस पर पूरे विस्तार से जानकारी मैंने प्रोनाउन चैप्टर के अंदर सवाल था तो वहां पर मैंने कर दी थी। तो सिंपल सी बात समझिए कि दिस इज नॉट सच मेजर प्रॉब्लम, यहां पर एज कैन नॉट बी सॉल्व्ड, यहां पर विच का प्रयोग नहीं होना चाहिए, एज का प्रयोग सही है। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। क्या करेंगे? विच को हटा करके एज करेंगे। तो यहां जानकारी क्या मिली कि अगर सच के बाद कोई नाउन लिखा गया है और उस नाउन को आगे क्वालिफाई करना है तो वो जो क्वालिफाइंग क्लॉज होगा वो एज से शुरू होगा, विच से या दैट से शुरू नहीं होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। वैसे ये जानकारी भी मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर के अंदर दी है कि कह रहा है दिस इज परहैप्स द सेम डॉग व्हिच
तो सबसे पहले ये जानकारी जो मैंने दी थी कि द सेम के साथ यहां पर इस कंडीशन में हम दैट का प्रयोग करते हैं। क्या है, द सेम के बाद यहां पर विच का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर दैट का प्रयोग होगा। तो ये तो रही एरर की बात कि यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, कि इसका आंसर आ गया आपका बी। यहां पर देखिए बी मिसिंग है, आंसर इसका है बी। लेकिन आप इसमें जाते जाते एक छोटी सी जानकारी मैं जोड़ देता हूं। देखिए द सेम का मतलब आप क्या समझते हैं, द सेम इसके बाद अगर नाउन आता है तो याद रखिएगा कि हम दैट और एज दोनों लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट और एज दोनों लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट और एज दोनों लगाते हैं। अब देखिए सेम कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम का मतलब क्या समझते हैं आप, एक चीजें या दो चीजें, है ना, एक कोई वस्तु होगी या दो होगी। सेम कहने का मतलब है, अगर मैं ये कहूं तो सेम में क्या करेंगे, दो या एक, तो दोनों हो सकता है। अगर हम एक कहें तो वो भी सेम होगा और दो कहें वो भी सेम होगा। अब कहिए ये कैसे, मान लीजिए कि कोई एक मॉडल है, कोई एक मोबाइल है और एक मोबाइल जो मेरे पास है सेम आपने उस कंपनी के उसी मॉडल को खरीद रखा है, तो चीजें दो हो गई और वो भी है द सेम, है ना, कि मतलब क्या है, मॉडल सेम है, दो चीजें हैं। अब देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कोट है और वही कोट मैंने पहन ली है, या फिर किसी की बाइक है और वही बाइक मैंने यूज कर ली है, वो बाइक मेरे पास है, तो चीज तो एक ही है लेकिन वो भी सेम है। तो यहां पर देखिए कि जब द सेम में एक होता है, इसका मतलब केस होता है आइडेंटिटी का। क्या होता है, आइडेंटिटी का। और जब दो होता है तो ये केस होता है सिमिलैरिटी का। इसको आराम से समझिएगा, सिमिलैरिटी मतलब एक के जैसा दूसरा। अब देखिए द सेम के बाद दैट और एज दोनों का प्रयोग होता है जबकि आगे वर्ब मेंशन किया गया हो। ये ध्यान रखिएगा, ये शर्त याद रखना है कि द सेम के बाद दैट और एज दोनों का प्रयोग होता है तब जबकि आगे वर्ब मेंशन किया गया हो। वर्ब मेंशन न करने की स्थिति में एज का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं होता है। आप फिर से सुन लीजिए, मैं दोहरा दे रहा हूं कि द सेम के बाद अगर आगे वर्ब मेंशन किया गया हो तो दैट और एज दोनों का प्रयोग होता है, और अगर वर्ब मेंशन ना किया गया हो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एज का प्रयोग किया जाएगा। कहेंगे दिस इज द सेम पेन एज योर्स, दिस इज द सेम पेन एज योर्स। लेकिन अगर हम आगे वर्ब मेंशन करेंगे तो दैट और एज का प्रयोग करेंगे और दोनों का मीनिंग अलग अलग आएगा। देखिए आइडेंटिटी यानी कोई एक ही चीज है तो दैट का यूज होगा, और एक के जैसा दूसरा है तो एज का प्रयोग होगा। याद रखिएगा सिमिलैरिटी के केस में वो एज करेंगे, और आइडेंटिटी मतलब मेरी वाली ही चीज आप लेकर चले जाओ, उस केस में हम दैट लगाएंगे। मेरे जैसा आप भी खरीद लो, उस केस में हम जो है वो एज लगाएंगे। तो यहां पर क्या है, द सेम कहने का मतलब होता है दो चीजें या एक। तो अगर दो की बात होगी तो वो सिमिलैरिटी का केस होगा, ये जो दो की बात होगी वो सिमिलैरिटी का केस होगा, और एक की जो बात होगी वो आइडेंटिटी का केस होगा। तो द सेम के बाद अगर आगे वर्ब मेंशन किया गया है तो वैसी परिस्थिति में दैट और एज दोनों का प्रयोग हो सकता है। दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि अगर सिमिलैरिटी का केस है कि जैसा मेरे पास है वैसा तुम्हारे पास भी है, उस परिस्थिति में हम एज का प्रयोग करते हैं, और आइडेंटिटी के केस में दैट का प्रयोग करते हैं। मेरी वाली ही अगर आपके पास है तो वो दैट लेगा वहां पर, और अगर वर्ब मेंशन ना हो तो एज का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि ये द सेम के कॉन्सेप्ट को पूरे बेहतर तरीके से समझ गए आप। और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी वाला केस पहले से पता था, क्या इतने विस्तार से जानते थे, या ये सीख कर मजा आया? मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, और बहुत ही आसान सवाल है। आपने नरेशन में पढ़ा है कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कन्वर्जन में हम ना इफ का प्रयोग करते हैं ना दैट का प्रयोग करते हैं, मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद इस तरीके से दैट का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता है। ये प्रयोग गलत है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है कि साधारण सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यस नो के साथ अगर हम
इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन WH में ना दैट का प्रयोग करते हैं, ना इफ ना वेदर का। तो यहां जो है वो दैट का प्रयोग अनावश्यक है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। देखिए यहां से भी बी मिसिंग है, अरे गजब, सब सवाल में छूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, वही है ABCDE है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई बी वाला हिस्सा है, तो आंसर इसका क्या है, बी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए यहां पर जो सवाल है उसमें कह रहा है बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ। अब देखिए एक जानकारी, देखिए एज वेल एज का जो है प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कीजिए। मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता हूं क्लास में तो एंड और एज वेल एज में एक अंतर बताता हूं मैं, और उसको समझिएगा। एज वेल एज, अगर मैं लिखूं ए एज वेल एज बी, इसका मतलब है कि ये बी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए ग्रेटर देन बी, यानी क्या है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, ये ग्रेटर है, इसका मतलब है कि मोर वैल्यू इसके पास होगा, ये ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं हम इसको ए को। लेकिन अगर हम लिखते हैं ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि हम दोनों को सेम वैल्यू पर रख रहे हैं, यानी सेम वैल्यू रख रहे हैं, है ना, A इज इक्वल टू बी। अब देखिए इस सवाल में जब लिखा हुआ है बोथ, तो बोथ जो है वो दोनों को बराबर वैल्यू देते। देखिए यहां पर क्या है ना कि एक सिंपल सा है, आपको रखने के लिए मिला है कि भाई बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते, तो ठीक है, आप ये याद कर लो कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, एज वेल एज का प्रयोग नहीं होता है। मैंने जो यहां पर थोड़ा एफर्ट आपके सामने रखा है वो आपको जानकारी दी है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बोथ दोनों को साथ में बराबर लेके चल रहा है, एंड भी जो है वो दोनों को बराबर वैल्यू देता है। लेकिन जब हम एज वेल एज को जोड़ते हैं तो एज वेल एज क्या करता है, पहले वाले को फर्स्ट वन को ज्यादा वैल्यूएबल बना देता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग यहां पर गलत है, होना चाहिए एंड, क्योंकि बोथ जब हम लिख रहे हैं तो दोनों को बराबर वैल्यू दे रहा है, और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या ध्यान रखना है, बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, एंड से अगर हम दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ें तो वो दोनों को बराबर वैल्यू देता है, लेकिन अगर हम एज वेल एज से दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो वो पहले वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और सेंटेंस में ऑपरेशनल वही पहला वाला नाउन या प्रोनाउन रह जाता है, उसी के आधार पर वर्ब और प्रोनाउन ऐड किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। मैंने पिछले दिन आपके सामने एक जानकारी रखी थी कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से, एज से और सिंस से होती है और ये रीजन बताता है, ठीक है, इंडिकेट्स रीजन, रीजन, तो रिजल्ट क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज
can't be started with किसके साथ, so के साथ, therefore के साथ, है ना, और thus के साथ। मैंने क्या बताया था कि so, therefore और thus का प्रयोग हम रिजल्ट क्लॉज से पहले नहीं करेंगे। अब देखिए कह रहा है as he is a perfectionist, so यहां पर इसका प्रयोग गलत है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। देखिए मैंने पिछले दिन जानकारी दी थी और उसी पर ये सवाल है। मैंने कहा था कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज, एज और सिंस से हुई हो और वो कारण बता रहा हो तो परिणाम बताने वाले क्लॉज की शुरुआत सो, देयरफॉर और thus से नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय यहां पर समाप्त हो चुका है। देखिए यहां पर ऑल्दो है और इसका जो परफेक्ट, अरे भाई साहब देखिए यहां पर ऑल्दो है तो दो और ऑल्दो का जो परफेक्ट पेयर होता है, दो ऑल्दो, यद्यपि तथापि का जो परफेक्ट पेयर है वो है येट। अब इसमें क्या होता है कि दो ऑल्दो से जब किसी सेंटेंस की शुरुआत की जाती है और आगे जो सेंटेंस लिखा था, जो अगला क्लॉज आता है, उसकी शुरुआत हम येट से करते हैं। अब देखिए इसमें दो तीन बातें हैं जिसको आपको ध्यान से समझना चाहिए कि अगर हमने सेंटेंस की शुरुआत दो ऑल्दो से की है, कहते हैं यद्यपि ये कपड़े नए हैं तथापि गंदे हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम दो ऑल्दो का प्रयोग करके लिखते हैं। तो दो ऑल्दो के साथ परफेक्ट पेयर है येट, येट का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि कॉमा के साथ येट दिखेगा तो वहां पर परेशान नहीं होना है, ऐसा भी प्रयोग होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमा रहने दिया जाएगा और येट को हटा दिया जाएगा तो फिर भी परेशान नहीं होना है, वो भी सही तरीका है लिखने का। मतलब ये हुआ कि दो ऑल्दो को चाहें तो हम येट के साथ भी अगला क्लॉज लिख सकते हैं, कॉमा और येट दोनों के साथ अगला क्लॉज लिख सकते हैं, या हम चाहें तो येट को हटा दे सिर्फ कॉमा के साथ भी अगला क्लॉज लिखा जा सकता है। और दो ऑल्दो से जो सेंटेंस लिखे जाते हैं उसका सेंस अगर आप अपनी भाषा हिंदी में यद्यपि तथापि से कर सकते हैं। सेंटेंस कहते हैं यद्यपि ये कपड़े नए हैं फिर भी तथापि गंदे हैं, फिर भी गंदे हैं। तो इस तरीके के सेंस वाले सेंटेंसेस को हम दो ऑल्दो से इंग्लिश में लिखते हैं। तो अब देखिए यहां पर कह रहा है ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, कॉमा लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है बट। तो चाहे तो हम इस बट को सीधा सीधा हटा दें, ये गलत पेयर है, और ये इतना पर भी छोड़ दे तो ये सही हो जाएगा और एरर वाला पोर्शन जो मेरा है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। और अगर हम चाहें तो यहां पर अगर हम इसके बदले येट जोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात हो सकती है। अगर हम बट हटाकर भी छोड़ दें तो कॉमा के साथ भी लिखा जाता है, और अगर हम येट जोड़ भी दें तो भी सही है। तो दोनों परिस्थिति में इसका जो आंसर है वो है सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट्स एज एप्पल्स, ऑरेंज गुआवास एटसेट्रा। अब देखिए लाइक और एज में अंतर समझिएगा, लाइक और एज में अंतर समझिएगा। एज का इस तरीके का प्रयोग नहीं होता है। एज को जब हम लिखते हैं तो इसके बाद जो प्रोनाउन या नाउन आता है वो होता है सब्जेक्टिव केस में। किस में होता है? सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। और लाइक के साथ जो प्रोनाउन आता है या नाउन आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। इसके बाद वर्ब मेंशन होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्ब को हम मेंशन करते हैं और इसके साथ वर्ब मेंशन नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं डोंट डू लाइक मी, डू एज आई एम डूइंग। क्या कहते हैं? डोंट डू लाइक मी। तो लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, ये वाक्य का आखिरी शब्द होगा। और यहां पर जब हम एज का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं डू एज आई एम डूइंग, तो यहां पर देखिए कि सब्जेक्टिव केस में आई लिखा गया है और आगे वर्ब भी मेंशन किया गया है। तो यहां पर एज नहीं होगा, यहां पर लाइक का प्रयोग करेंगे, लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास एटसेट्रा। तो इस सवाल का जो जवाब है
वो है आंसर नंबर डी। मैं समझता हूं कि इस बात को समझ गए होंगे कि जब हम सेंटेंस में लाइक का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पर करते हैं तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये वाक्य का आखिरी शब्द होता है। और जब हम एज का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, लाइक के बाद वाला ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। और इसके बाद एज के बाद वर्ब मेंशन किया जाता है। तो यहां पर सिंपल सा है कि लाइक को यूज करेंगे तो आगे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, एज को लिखेंगे तो आगे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे और वर्ब मेंशन करेंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रखा, डोंट डू लाइक मी और डू एज आई एम डूइंग। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए यहां पर जो है कंजंक्शन का सवाल, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिग्री में पढ़े होंगे कि बराबरी में भाई कंपेयर करते हैं। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज होगा यहां पर, और यहां पर होगा ही, हिम नहीं होगा, एज क्विकली एज ही। लाइक यहां पर प्रयोग गलत है, एज क्विकली लाइक नहीं होगा, एज क्विकली एज होता है। एज के बीच में ही हम रख सकते हैं, सो एज के बीच में ही रख सकते हैं। और साथ में बराबरी के केस में कंपेयर करते हैं, यानी हम सब्जेक्टिव को जब कंपेयर करें तो सब्जेक्टिव से करें, ऑब्जेक्टिव को कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव से करें, और पॉजिटिव को जब कंपेयर करें तो पॉजिटिव से करें। और शायद मुझे लगता है कि प्रोनाउन में मैंने इसकी जानकारी आपके सामने रखी है, और अगर आपने देखा है तो ये सवाल जरूर आपका सही हुआ होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए सफर के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। सवाल आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है he was so clever that everybody's attempt। अब देखिए यहां पर क्या है कि so clever और उसका रिजल्ट क्लॉज आगे लिखा गया है, तो यहां पर that का प्रयोग किया गया है, जिसकी जानकारी मैंने पिछले एपिसोड में प्रोनाउन के चैप्टर में पूरे विस्तार से रखी है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप उस वीडियो को देखिए, वहां 4 पोर्शन 4 हिस्से में बांट करके रखा गया है। चारों को धीरे धीरे देखिए, बहुत सारी जानकारी वहां से मिलेगी और बहुत सारा सवाल बनता है। ग्रामर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। That everybody's attempt to misguide him proved to be futile। और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर। और ऑप्शन क्या है? ई। मैंने कहा था 3 तरीके से, 2 तरीके से, एक सो दैट साथ में होता है, एक सो डॉट 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 दैट का प्रयोग होता है। अगर हम इसको करते हैं रिजल्ट क्लॉज के पहले हम दैट का प्रयोग करते हैं, और इसका मतलब होता है ताकि के सेंस में यूज करते हैं। पूरे विस्तार से मैंने पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर समय लगाना जो है वो वर्थ है। आप खुद उसको जाकर के पढ़ लो। चलिए लास्ट सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और ये आखिरी सवाल कह लीजिए, एक तरह से तो सवाल था ही नहीं, कुछ नहीं है इसमें। मैंने कहा था कि नो सुनर, अगर हम किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सुनर से करें तो उसका जो परफेक्ट पेयर है आगे हम देन का प्रयोग करते हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि हार्डली स्कार्सली का जब प्रयोग करते हैं, हार्डली स्कार्सली का जब प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो व्हेन का प्रयोग है ये गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए? देन का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे अंक आए होंगे, आपने लगभग सवाल का जवाब सही दिया होगा। तो फटाफट अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा इस बात को लेकर के कि पहला एपिसोड कंजंक्शन पढ़ने के बाद क्या ये 13 क्वेश्चन पहले दिन जैसा था या आसान हुआ, और आप अधिकतम
क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। अगर अभी भी कोई परेशानी है, आप मुझसे कोई सलाह चाहते हैं, कुछ उपाय चाहते हैं, तो बिल्कुल लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान उपाय आपको हम जल्द से जल्द बता सकें। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। समय अस्पताल लेने का बहुत जल्द इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। लर्निंग विद रूल्स के दिन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।